आज केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो बात है वो यही है कि केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो रिएक्शंस के रेट्स के बारे में बात करती है। वो इनके खर्चे का रेट और इनके बनने का रेट वो अलग अलग होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है। लेकिन अगर आप इनको आपस में रिलेट करना चाहते हैं तो उस केस में एक बात ये बोली जाती है, ऐसा नहीं हो सकता सर कुछ और हो रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा ना। ये सिंगल स्टेप है, इसका मतलब ए ने बी से टक्कर मारी और प्रोडक्ट बना, बात खत्म। ठीक, तो AT की वैल्यू A0/2 रख दीजिए। अगर आपको T 90% निकालना है तो AT की वैल्यू A0 का 10% रख दीजिए। AT इज नॉट खर्चा, AT इज बचा हुआ। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जिन रिलेशंस को आप निकाल भी सकते हैं और इनको चाहे तो सीधे याद कर सकते हैं, क्योंकि जेई ने लगातार इन रिलेशंस पर हमसे सवाल बनाकर पूछे। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग, क्या चल रहा है? माइंड मैप सीरीज में काफी हद तक फिजिकल केमिस्ट्री के कई चैप्टर्स, ऑलमोस्ट काफी चैप्टर्स कर चुके हैं। आज केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। एक सिंपल चैप्टर है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जिस पर सवाल जो है वो हर लेवल पर, चाहे वो स्कूल लेवल, बोर्ड्स लेवल हो या फिर जेई के मेंस लेवल हो या एडवांस लेवल हो, हर लेवल पर सवाल पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा चैप्टर है जिसको फटाफट एक बार रिवाइज करके देखते हैं। लेकिन फिर मैं यही बोलूंगा, इस सीरीज का जो पर्पस है वो ये है कि आपको ये बताना कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, उनको किस तरह से पढ़ना है। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को मजबूत करना चाहते हैं तो आप बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत लॉजिकल है कि आप PYQ से करें। तो मतलब मेरा अपना खुद का सजेशन यही है कि आप PYQ से ये रिवीजन करें, आपको बहुत फायदा मिलता है। और जो बच्चे भी PYQ से रिवाइज कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको ये कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि भाई हम ये काम जो है आसानी से कर सकते हैं, और जो कराया गया है या जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ही सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ अलग सा नहीं है, है ना। तो सब लोग इसको ध्यान में रखते हुए अपना रिवीजन जरूर करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कोशिश करें इस टाइम पर PYQ से करें। ठीक है ना। चलिए, तो केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ कुछ चीजें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे रेट्स क्या हैं और ऑर्डर क्या है, कुछ ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो एक जनरल सा डिस्कशन होगा। अब सबसे पहले अब जो बात है वो यही है कि केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो रिएक्शंस के रेट्स के बारे में बात करती है। और वो जो रिएक्शंस जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो रिएक्शंस जो है वो मॉडरेट स्पीड की रिएक्शंस है। वो बहुत फास्ट नहीं है जैसे आयनिक रिएक्शंस होती हैं, खटाखट कैटायंस एनायंस आपस में जोड़ रहे हैं, एनायंस कैटायंस को रिप्लेस कर रहे हैं, कैटायंस एनायंस के साथ। समझ, दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के एनायंस कैटायंस को आपस में रिप्लेस कर रहे हैं। दे आर नोन एज आयनिक रिएक्शंस। बड़ी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। अब जो इतनी फास्ट रिएक्शंस है उनकी स्पीड के बारे में तो कुछ भनक ही नहीं लगती। और फिर ऐसा भी हो सकता है सर रिएक्शन बहुत स्लो हो रही हो, जैसे रस्टिंग है, बहुत स्लो रिएक्शन है सर। अब आप बैठे हुए हैं उस रस्टिंग का रेट निकालने के लिए, सालों निकल गए, आप समझ रहे हैं, छोड़िए बेकार की बातें सर। इसका मतलब ये हुआ जो हम जिन रिएक्शंस के रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मॉडरेट रिएक्शंस होने चाहिए। तो ये बहुत सही है जो हम करना चाह रहे हैं वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। और ये एक बात बोली भी गई है कि काइनेटिक्स का जो वर्ड आ रहा है ये काइनेसिस से निकाला गया है, और काइनेसिस के बारे में बोला गया कि ये मूवमेंट से रिलेटेड। तो वो मूवमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम देख पाए, जिस मूवमेंट को हम ऑब्जर्व कर पाए। और वो मूवमेंट तभी देख पाएंगे जब आप, या तो अगर आप बहुत फास्ट हैं तो भी आपको पता नहीं चलेगा, बहुत स्लो है तो भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कितने टाइम में कितना चेंजेस ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मॉडरेट रिएक्शन है तो उसके बारे में जरूर चीजें समझी जा सकती हैं। तो काइनेटिक्स की जो स्टडी आप करेंगे वो रिएक्शंस की स्पीड के बारे में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंजम्पशंस के रेट के बारे में, और ओवरऑल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट करने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन ये होना चाहिए कि जैसे ए एंड सपोज बी आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सी प्लस डी सपोज। तो ये जो एक केमिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देख के लग रहा है कि ए और बी हमारे डिसअपियर हो रहे हैं और सी और डी हमारे अपीयर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ए और बी के डिसअपियरेंस का भी कुछ रेट होगा और सी और डी के अपीयरेंस का भी कुछ रेट होगा। तो अगर मैं डिसअपियरेंस रेट्स की बात करूं तो इसमें एक चीज सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर मैं डिसअपियरेंस रेट की बात करता हूं, और ये जो डिसअपियरेंस रेट, ये डिसअपियरेंस रेट जो होगा ए का या बी का, वो डिसअपियरेंस रेट निकालते वक्त डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए सपोज, तो वो जब भी आप ए का डिसअपियरेंस रेट निकालेंगे तो उस डिसअपियरेंस रेट में इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, एंड दिस इज डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, बात खत्म। या फिर अभी के लिए हम इस बात को याद कर लेते हैं, दैट इज डी ए बाई डी टी।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ए का डिसअपियरेंस रेट निकालना चाहते हैं तो ए की कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दैट विल बी डिसअपियरेंस रेट। इसका स्टोइचियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप डिसअपियरेंस रेट निकालना चाहते हैं बी का, तो बी का जो डिसअपियरेंस रेट होगा, अगर वो एवरेज रेट की बात करें तो इट विल बी कंसंट्रेशन चेंज ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और माइनस डी बी बाय डी टी। सर दिस विल बी द डिसअपियरेंस रेट ऑफ बी। लेकिन इसी तरह से अगर आप अपीयरेंस रेट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? अपीयरेंस किसका हो रहा है? सर अपीयरेंस जो है वो प्रोडक्ट्स का हो रहा है। तो अगर आप अपीयरेंस रेट निकालना चाहते हैं सी का, तो वो आ जाएगा आपका प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो इट विल बी डी सी बाई डी टी। दिस इज अपीयरेंस रेट ऑफ सी। सिमिलरली अगर आप अपीयरेंस रेट सपोज डी का निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन चेंज ऑफ डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहां पर भी डेल्टा टी ही लिखना चाहिए। दिस इज डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, या फिर अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो इट विल बी डी डी बाई डी टी। तो ये तो हमारे अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के रेट्स, ठीक। लेकिन अब इसी में अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये रेट्स आपस में बराबर हैं क्या ए का डिसअपीयरेंस रेट ए के बी के डिसअपीयरेंस रेट के बराबर है या सी के अपीयरेंस रेट के बराबर है? तो ये नहीं कह सकते आप, इसलिए क्योंकि जितनी देर में ए का ए मोल खर्च होता है उतनी देर में बी के बी मोल खर्च होते हैं। यानी हो सकता है बी ज्यादा खर्च हो रहा हो, वो डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू क्या है। हो सकता है बी ज्यादा खर्च हो रहा हो ए के रेस्पेक्ट में या बी कम खर्च हो रहा हो ए के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से सी ज्यादा बन रहा हो ए के रेस्पेक्ट में या सी कम बन रहा हो ए के रेस्पेक्ट में। यानी कहने का मतलब ये हुआ इनके खर्चे का रेट और इनके बनने का रेट वो अलग अलग होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है। लेकिन अगर आप इनको आपस में रिलेट करना चाहते हैं तो उस केस में एक बात ये बोली जाती है कि अगर मैं ये लिखना चाहता हूं कि मेरा जो रेट है दैट इज सपोज माइनस डेल ए बाय डेल्टा टी, मान लीजिए ये, और मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं माइनस डेल बी बाय डेल टी से, या फिर मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से, ऐसा भी पॉसिबल है। इससे रिलेट करना चाहता हूं, या फिर मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं डेल्टा डी बाय डेल्टा टी से। तो एक चीज क्लियर है सर, ये सारे रेट्स आपस में बराबर नहीं है सर। ये ए के डिसअपीयरेंस का रेट है, ये बी के डिसअपीयरेंस का रेट है, और ये सी और डी के अपीयरेंस रेट्स हैं जो कि अलग अलग होंगे क्योंकि इनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अलग है। ए हो सकता है तेजी से खर्च होता हो सकता है बी तेजी से खर्च होता हो, वो डिपेंड करता है उनकी स्टोइचियोमेट्री क्या। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये अपीयरेंस डिसअपीयरेंस रेट्स आपस में इक्वेट नहीं कर सकते, लेकिन तब आप इनको आपस में इक्वेट कर सकते हैं जब आप इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इनको डिवाइड कर दें। नाउ दिस इज 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी एंड 1 बाई डी। यानी अब ये रेट्स आपस में बराबर, यानी इस टाइम पर जो भी आपने ये लिखा है ये सारे रेट्स आपस में बराबर हैं, और इसीलिए कहा जाता है ये जो बराबर आपने लिखा है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। सर अगर आप किसी भी रिएक्शन का रेट डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप अगर ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहते हैं तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी से। आप चाहें तो इस इक्वेशन को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस 1 बाई ए minus 1 by a and that is dA by dt। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं and this is equal to minus del b by dt, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं and this is equal to del c by dt and this is equal to डी बाई डी टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इस बार भी इक्वालिटी चाहते हैं तो आपने इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया एंड दिस इज नाउ सेम। अब ये सारी चीजें सेम हैं और ये जो सेम वैल्यू है यही रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। और ये काफ़ी ऑब्वियस है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो अलग अलग रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्ट में अलग अलग नहीं होगा, वो सेम ही होगा। आप समझ बात को, ऐसा थोड़ा रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में तेज चल रही है, बी के रेस्पेक्ट में धीरे चल रही है, रिएक्शन एक रेट से चल रही है। अगर आप ए के रेस्पेक्ट में उसका रेट डिफाइन करना चाहते हैं तो माइनस हाफ डी ए बाई माइनस 1/2 माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी टी, और अगर आप बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट डिफाइन करना चाहते हैं तो माइनस 1 बाई बी डी बी बाई डी टी, सो ऑन।
क्लियर है? यानी क्लैरिटी पहला टॉपिक जिस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं वो होनी चाहिए, वो यही है कि अगर आपको अपीयरेंस डिसअपीयरेंस रेट निकालने हैं तो उसमें इन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं। ए का डिसअपीयरेंस रेट माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, बात खत्म। अब बी का डिसअपीयरेंस रेट माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, उसमें बी सी डी इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक। लेकिन अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट साथ में लगाए जाते हैं और अब आप इन लोगों को आपस में इक्वेट करके रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए फटाफट दूसरी बात पर आते हैं। जैसा कि यहां पर भी बात हुई थी हमारी, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है। बहुत सीधा है, एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो अगर आप एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करते हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शन हमारे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दे आर सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में होते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन जो एक ही स्टेप में देखने को मिलते हैं और वो हमारे एलिमेंट्री स्टेप्स हैं। यानी अगर आपके सामने कोई रिएक्शन है और आपसे कहा जा रहा है वो एलिमेंट्री है तो इसका मतलब जो आपको दिख रहा है वही हो रहा है। अगर ए और बी आपस में मिलकर, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए ए और बी आपस में मिलकर सी बना रहे हैं और ये कहा गया है कि ये हमारी एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो इसमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आपको पता है ए ने बी से टक्कर मारकर सी बनाया है, बात खत्म। क्यों? क्योंकि सर एक ही स्टेप में अगर ये सब कुछ होना है तो ए को बी से टक्कर मारनी ही पड़ेगी, बिना ए का बी से टक्कर मारे ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सर अगर ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो ए बी से जुड़ेगा और वो प्रोडक्ट बनाएगा, बात खत्म। ऐसा नहीं हो सकता सर कुछ और हो रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा ना। ये सिंगल स्टेप है, इसका मतलब ए ने बी से टक्कर मारी और प्रोडक्ट बना, बात खत्म, ठीक। लेकिन अगर ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होती जिसको आप नेट केमिकल इक्वेशन कहते हैं, दिस इज नेट इक्वेशन, नेट केमिकल इक्वेशन। और अगर ये नेट केमिकल रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं तो नेट केमिकल रिएक्शन में फिर एक चीज तो क्लियर है कि ये नेट रिएक्शन ये कई स्टेप्स का सम होती है। जैसे यहां पर भी अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ए जो है वो 2b के साथ जुड़कर सपोज सी बना रहा है, मान लीजिए ये रिएक्शन है और हमसे कहा गया है कि ये हमारी नेट रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं, ये नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन मतलब सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप्स। यानी अगर एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, तो उन सबको जोड़कर जो एक नेट रिएक्शन तैयार होती है उसे नेट एलिमेंट्री नेट केमिकल रिएक्शन का नाम दिया जाता है। अब इस नेट रिएक्शन में अच्छी बात क्या है कि आप ये कभी सोच नहीं पाएंगे कि ए ने बी के साथ रिएक्शन करी कैसे। भाई हो सकता है ए प्लस 2b गिव्स सी जैसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ए प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट में ए ने कभी बी से कभी टक्कर ही ना मारी, ऐसा भी हो सकता है सर। क्यों? क्योंकि सर ये तो समेशन है ना, ये 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स का समेशन है। अब समेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा दैट डिपेंड्स कि ऐसा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा, ठीक, तो ये पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए बी ने बी से टक्कर मारी और बी स्टार बना दिया, है ना, एक नया कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना बी स्टार, और बी स्टार ने ए से टक्कर मारी और उसने हमें प्रोडक्ट बना दिया सी। अब आप सोचिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों स्टेप्स को जोड़ूं तो क्या आएगा सर, अगर आप इन दोनों स्टेप्स को जोड़ेंगे तो ए प्लस 2b गिव्स सी आ जाएगा, यानी वही रिएक्शन आ जाएगी जो, यानी अगर आप इन दोनों को जोड़कर ये नेट रिएक्शन तैयार कर रहे हैं ए प्लस 2b गिव्स सी, अगर ये नेट रिएक्शन दो लोगों को जोड़कर आप तैयार कर रहे हैं तो आप समझिए मेरी इस बात को कि सर ये रिएक्शन तो हुई नहीं, हो तो ये रही है सर, दिस इज स्टेप 1, ये हमारा पहला स्टेप है रिएक्शन का, और ये हमारा स्टेप 2, इन दोनों को जोड़कर आपने ये नेट रिएक्शन लिखी। अब आप खुद बताइए क्या नेट रिएक्शन हो रही है? नहीं सर, ये तो दो लोगों को जोड़ा गया है, तो क्या ए ने बी से टक्कर मारी? नहीं। इसका मतलब अगर कोई नेट रिएक्शन आपके सामने है तो उस नेट रिएक्शन को देखकर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान रिएक्टेंट्स का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, रिएक्टेंट किस तरह से आपस में रिएक्ट कर रहा है, आप नेट रिएक्शन को देखकर ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आप समझ, लेकिन एलिमेंट्री स्टेप में क्या है सर, ये तो एक ही स्टेप है, तो अब तो ये होना ही है सर, ए ने बी से टक्कर मारी, बात खत्म। लेकिन यहां पर ये कहना गलत है कि ए ने 2b से टक्कर मारी। क्यों? क्योंकि हो सकता है सर ए बी से कभी टक्कर ही ना मारे, ऐसा भी हो सकता है, फिर भी सी बन जाए। कैसे? ये देखिए, बी ने बी से टक्कर मारी, कुछ और बन गया, कुछ और ने ए से टक्कर मारी, कुछ और बन गया, और अल्टीमेटली नेट रिएक्शन वही आ गई जो आपको चाहिए, और ये नेट रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं नेट रिएक्शन का मतलब है एलिमेंट्री स्टेप्स को जोड़ा जा रहा है, और नेट रिएक्शन हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ये जरूरी नहीं। सब लोग को समझ में आगे बात? चलिए फटाफट आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो सर ये जो मॉलिक्युलैरिटी है बहुत सीधा है। मॉलिक्युलैरिटी के बारे में हम सब जानते हैं, जो भी कोई नेट रिएक्शन, जो भी कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के का जितना भी इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज नोन एज मॉलिक्युलैरिटी, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में वो हमारी मॉलिक्युलैरिटी है, विच विल कोलाइड विद ईच अदर, जो कि प्रोडक्ट बनाने में काम आएंगे। और तुम्हारे बारे में तुमसे अभी मैंने बात बोली है कि सर एलिमेंट्री स्टेप में तो जो हो रहा है वो दिखाई देता है, एलिमेंट्री स्टेप्स में तो जो दिखाई दे रहा है वो हो रहा है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मॉलिक्युलैरिटी क्या है, लेकिन जो नेट रिएक्शंस होती हैं सर, नेट रिएक्शंस तो होती ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो अगर नेट रिएक्शन हो ही नहीं रही है, वो तो कई स्टेप्स का सम है, तो ऐसे में आप मॉलिक्युलैरिटी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए तो मॉलिक्युलैरिटी का कुछ सिग्निफिकेंस है, लेकिन नेट रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यानी मॉलिक्युलैरिटी का मतलब है जो लड़े वो कितने हैं। तो अगर मान लीजिए दिखाई दे रहा है कि ए और बी लड़ रहा है, तो इसका मतलब वो दो लोग हैं। तो इस जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि अगर ए ने बी से टक्कर मारी, सपोज ए और बी मिल रहा है ना, तो ऐसा और आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो बिल्कुल साफ समझ में आता है दिस इज मॉलिक्युलैरिटी 2। ये मॉलिक्युलैरिटी क्या है, ये हमारी मॉलिक्युलैरिटी है एंड द मॉलिक्युलैरिटी इज 2। लेकिन कब होगी, जब ये हमारी एलिमेंट्री स्टेप होगी। अगर ये हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन तब तो ठीक है सर, लेकिन अगर ये नेट रिएक्शन है तो उस केस में आप मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये नेट रिएक्शन है तो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ए ने बी से टक्कर मारी भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो डाउट है। तो इसलिए एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए तो मॉलिक्युलैरिटी का कुछ सिग्निफिकेंस है, लेकिन नेट रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कुछ और होता, जैसे ए जो है वो 2b से टक्कर मार रहा है, तो ऐसे में प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी पॉसिबल है सर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हालांकि ये रेयर रिएक्शंस हैं, क्योंकि 3 लोग एक साथ टक्कर मारे, सिंगल स्टेप है, यानी एक साथ एक ही बार में होना है, तो एक ए आएगा, 2 बी आएंगे, एक साथ टक्कर मार के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसे मॉलिक्युलैरिटी 3 बोले, मॉलिक्युलैरिटी 3 बोलते हैं। लेकिन साथ में यह भी बोला जाता है कि मॉलिक्युलैरिटी 3 तक तो फिर भी एक बार सोचा जा सकता है कि 3 लोग एक साथ जाके टक्कर मार रहे हैं, है ना, थोड़ा लॉजिकल है। लेकिन 3 से ज्यादा लोग, यानी मॉलिक्युलैरिटी की जो वैल्यू है, मॉलिक्युलैरिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा वो लेस देन और इक्वल टू 3 निकल के आनी चाहिए, क्योंकि टेट्रा कोलिजन्स, समझ रहे हो आपको, टेट्रा मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, जो कि एक साथ 4 लोग एक साथ टक्कर मारे, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो सब कुछ एक बार में ही होना है, तो ये 4 लोग एक साथ टक्कर मारे एक बार में, सर इसके चांसेस जो है बहुत कम लगते हैं। यानी टेट्रा मॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन भी कर रहा है तो वो मॉलिक्युलैरिटी जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 हो सकती है, क्लियर है। लेकिन डिफाइन किसके लिए की गई है, वो नेट रिएक्शंस के लिए, सॉरी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन की गई है, नेट रिएक्शंस के लिए नहीं। तो कभी ऐसा कोई रिएक्शन मिल जाए कि 3a + 2b गिव्स प्रोडक्ट, अब आपसे कहा जा रहा है अरे यार इसकी मॉलिक्युलैरिटी तो 5 है, 3a + 2b गिव्स प्रोडक्ट, इसकी मॉलिक्युलैरिटी तो 5 है, तो आप कहिएगा तुम पागल हो गए हो। 3a + 2b गिव्स प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी 5 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये सिंगल स्टेप हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3a और 2b एक साथ कभी भिड़ ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं, एक बार में 5 लोगों का जुड़ना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ दिस रिएक्शन इज अ नेट रिएक्शन, ये एक नेट रिएक्शन होगी। और नेट रिएक्शन के लिए फिर बड़ा क्लियर है कि सर 3a और 2b आपस में कभी टक्कर मार ही नहीं, आप चक्कर में मत पड़िए सर, कुछ और ही हो रहा है और आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए आप नेट रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलैरिटी के डिस्कशन में आप पढ़ते ही नहीं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेट लॉ का। अब जैसा कि बात हुई हमारी कि कोई भी रिएक्शन लिखी जाएगी तो उस रिएक्शन का जो डिफरेंशियल रेट लॉ बनेगा वो रेट लॉ लिखा जाता है। उस रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद सम स्टोइचियोमेट्रिक, विद सम पावर, है ना। और वो पावर हमारा एक वेरिएबल है, एक अननोन है सर, एक्स और वाई। तो अब इसका मतलब ये हुआ, एक जनरल स्टेप की बात करें तो जनरल रिएक्शन जो है वो यही है कि रेट जो होगा हमारा, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो रेट आप डिफाइन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, वो आप रेट डिफाइन कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस के रेस्पेक्ट में विद सम अननोन पावर्स x and y, and these x and y they are known as the order of the reaction with respect to a and b। आप समझ रहे हैं, यानी अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो सीधी सीधी बात यही निकल के आती है कि जो भी आपका ऑर्डर तैयार हो रहा है, यानी अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है a + 2b गिव्स प्रोडक्ट। अब ऐसे में एक चीज तो क्लियर है कि अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a
into concentration of B raised to power X and raised to power Y, where X and Y they are unknowns, ठीक। लेकिन अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, इफ इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन, तो ऐसे में आपको ये समझ में आएगा कि सर मुझे ये जो ऑर्डर आपने वर्ड यूज किया ये मैं डिफाइन कर पा रहा हूं, मतलब ऑर्डर इज द इन्वॉल्वमेंट, मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है सर। ए और 2B आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं और अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, ए का एक 2B के साथ जुड़ रहा है सर, ए का एक 2B के साथ टक्कर मारकर प्रोडक्ट बना रहा है। सो इफ द इन्वॉल्वमेंट इज क्लियर देन पावर इज क्लियर, यानी दैट मींस इफ इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन देन इन दैट केस द रेट ऑफ द रिएक्शन, इसी डिफरेंशियल रेट लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1 इंटू B की पावर 2। लेकिन अगर ये नेट रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, तो क्या होगा, इफ इट इज नेट रिएक्शन इन दैट केस, इफ इट इज नेट रिएक्शन, अगर ये नेट रिएक्शन है तो क्या होगा सर, अगर नेट रिएक्शन है तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता सर, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं चुपचाप लिख दूंगा A की पावर X B की पावर Y। ओवरऑल ऑर्डर अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज X प्लस Y, X प्लस Y विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर आप ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं तो बहुत साफ है सर, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलैरिटी। यानी अगर आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं तो जो भी ऑर्डर होगा एलिमेंट्री रिएक्शन का वो उसके मॉलिक्युलैरिटी के बराबर होगा। लेकिन अगर आप नेट रिएक्शन की बात करते हैं तो मॉलिक्युलैरिटी का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, जैसा कि अभी बात हुई थी सर, क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है ना। और साथ ही साथ ऑर्डर अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो ऑर्डर भी आप देखकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिएक्शन को देखकर ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ए और बी का क्या इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, किसने किससे टक्कर मारी, ये तो आपको नेट रिएक्शन को देखकर इंडिविजुअल स्टेप्स को देखकर ही आइडिया लगता है। क्लियर है। तो अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी के बराबर है एलिमेंट्री रिएक्शंस में। नेट रिएक्शंस में ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो भी कुछ है वो ऑर्डर ही है, लेकिन वो ऑर्डर भी आप देखकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि किस तरह का इन्वॉल्वमेंट चल रहा है। जब आपको मैकेनिज्म दिखाई जाएगी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप ऑर्डर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही कि सर इसमें दिखाई भी दे रहा है कि आपने एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू डाली है, यानी अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन का अगर आप रेट डिफाइन कर रहे हैं जो कि आप लिख रहे थे अभी, तो दैट रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एन। मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं एक जनरल रिएक्शन, nth ऑर्डर की रिएक्शन। तो ऐसे में जो ये के है हमारा, ये तो रेट हो गया रिएक्शन का, दिस एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो के है हमारा, ये हमारा रेट कांस्टेंट, दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, एंड दिस के इज द रेट कांस्टेंट, ये हमारा रेट कांस्टेंट, और ये n जो है ये हमारा ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जो k की यूनिट डिसाइड करेंगे, वो k की यूनिट कौन डिसाइड करेगा, वो होगा रेट ऑफ द रिएक्शन और a की पावर n से डिवाइड करके। मतलब आप बात समझ रहे हो। तो अगर आप सब कुछ करेंगे तो जो आपकी यूनिट बनेगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दैट यूनिट ऑफ k, इट विल बी कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n टाइम रेज टू पावर -1। यानी जो भी k की यूनिट है वो इस एक्सप्रेशन से निकाली जाती है, और इस एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है कि अगर आप n की वैल्यू मुझे बता दें तो मैं आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट बता दूंगा। यानी कभी कभी तो रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखकर भी आप ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप समझे, कंसंट्रेशन का मतलब सब लोग समझ रहे होंगे। कंसंट्रेशन का मतलब है मोलारिटी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलारिटी रेज टू पावर 1 माइनस n, और टाइम जो भी यूनिट होगा जनरली सेकंड्स में ही होता, लेकिन जो भी टाइम की यूनिट होगी, मान लीजिए सेकंड ले लेते हैं, तो दिस टाइम इज मान लीजिए सेकंड, तो सेकंड रेज टू पावर -1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। और इस पर सवाल पूछता है, जैसे मान लीजिए कुछ अलग अलग तरह के सवाल जो है इसके ऊपर जो है वो बनाए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा वो भी आपको ध्यान देने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा ले लेते हैं, कुछ आगे अभी बात करते हैं ना, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। चलिए अब जो है ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एक चीज तो क्लियर हो गई, जीरो ऑर्डर है तो वो मॉलिक्युलैरिटी भी जीरो होगी ना। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी बराबर होती। तो अगर आप जीरो ऑर्डर है तो आपकी मॉलिक्युलैरिटी जीरो है, इसका मतलब आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ये कभी भी एलिमेंट्री स्टेप्स नहीं हो सकते, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो जो मॉलिक्युलैरिटी है वही ऑर्डर होना चाहिए, और ऑर्डर अगर आप जीरो बोल रहे हैं तो मॉलिक्युलैरिटी जीरो होनी चाहिए। मॉलिक्युलैरिटी जीरो कैसे हो सकती है सर? सिंगल स्टेप की प्रोसेस है, उसमें मॉलिक्यूल ही नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं।
क्लियर है? यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं ये हमेशा नेट रिएक्शंस होती हैं, नेवर एलिमेंट्री। दे आर नेवर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं हो सकती। समझ रहे बात को? दूसरी बात अगर इसी में जोड़ें कि सर ठीक है अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप रेट कैसे डिफाइन करते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत क्लियर है। जब आप रेट लॉ की बात करते हैं तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो के इंटू ए की पावर ऑर्डर दैट इज जीरो से डिफाइन होगा, और आप खुद कह रहे हैं दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और रेट को कैसे लिख सकते हैं सर? रेट को लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी। तो अगर आप रेट को लिखना चाहते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, सो इट शुड बी इक्वल टू के, और ए की पावर जीरो है, तो इसको आप आसानी से इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये जो आपने माइनस डी ए बाई डी टी लिखा है, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ये आपका इंटीग्रेटिंग रेट लॉ बन जाएगा। और इसको यूज करके आप हाफ लाइफ पीरियड 27%, 30%, 50%, 80% जो भी कंजम्पशन निकालना चाहे निकाल सकते हैं, क्योंकि ए नॉट ए टी में सारी वैल्यूज के बारे में अगर थोड़ा सा याद रखें तो वो ये है, दिस ए नॉट इज इनिशियल एंड दिस ए टी इज लेफ्ट। यानी रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट ए नॉट है और ए टी इज द लेफ्ट अमाउंट। तो अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो ए टी की वैल्यू ए नॉट बाई 2 रख दीजिए। अगर आपको टी 90% निकालना है तो ए टी की वैल्यू ए नॉट का 10% रख दीजिए। ए टी इज नॉट खर्चा, 80 बचा हुआ। तो अगर आपको 90% का टाइम निकालना है, टी 90%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% खत्म हो चुका है, तो फिर बचा कितना? 10%। तो 80 जो कि लेफ्ट अमाउंट होता है दैट इज 10% ऑफ ए नॉट। तो आप ए नॉट माइनस ए नॉट का 10% इज इक्वल टू के टी, उससे आप टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप छोटा सा कोई ग्राफ बनाना चाहते हैं, कोई कर्व बनाना चाहते हैं, तो कंसंट्रेशन के साथ अगर आप टाइम का कर्व बनाते हैं तो साफ दिखाई दे रहा है सर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन होगा जिसका स्लोप के बराबर होगा, और साफ दिखाई दे रहा है कि इस जगह पर अगर मैं किसके साथ ले रहा हूं, 80, स्लोप माइनस के बन गया। अगर आप 80 के साथ ले रहे हैं तो ये इक्वेशन किस तरह की दिखाई देगी? 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। सर ये आपका एक्सप्रेशन। तो अगर आप 80, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर मतलब रिएक्टेंट, तो ऐसे ले लेते हैं, दिस इज 80, ये 80 की कंसंट्रेशन है और ये टाइम। तो साफ दिखाई दे रहा है सर जब आप जीरो टाइम पर होंगे तो उस टाइम पर 80 इज द लेफ्ट अमाउंट, और वो पूरा का पूरा ही बचा होगा। जीरो टाइम पर तो पूरा ही बचा होगा, तो ये ए नॉट होगा सर। ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज ए नॉट, ये पूरा बचा हुआ है। और जैसे जैसे वह गुजरता जाएगा एक कांस्टेंट रेट से ये रिएक्शन गिरती चली जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन इज के, दैट इज कांस्टेंट। ठीक, तो कांस्टेंट रेट से रिएक्शन चलती चली जाएगी, खत्म। क्लियर है? तो इसका स्लोप भी निकालेंगे तो दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सब तुम अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, सब जानते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करें तो जो इंटरसेप्ट है वो c के बराबर आ रहा है, स्लोप माइनस के है, सारी चीजें वैसे ही है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, और भी अगर कुछ ग्राफ देखने को मिले तो साफ दिखाई देता है रेट और टाइम का सर कांस्टेंट है सर, रेट इज ओनली के। तो अगर रेट के बराबर है तो रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो रेट भी कांस्टेंट है। अगर रेट को कंसंट्रेशन से रिलेट करें तो भी कांस्टेंट है, क्योंकि रेट तो के बराबर है सर, कंसंट्रेशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए की पावर जीरो है, तो रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से टी हाफ की बात करें तो टी हाफ कैसे निकलेगा? जब आप टी हाफ कैलकुलेट करेंगे, हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे निकल के आएगी? ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। तो अगर आप टी हाफ निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि अभी मैंने बताया था, टी हाफ का मतलब है जो बचा हुआ अमाउंट है वो ए नॉट का आधा होना चाहिए। तो अगर आपने 80 की जगह ए नॉट बाई 2 डाल दिया तो आपका जो टी हाफ की वैल्यू निकल के आएगी वो ए नॉट बाई 2 के निकल आएगी। तो अगर आप टी हाफ और ए नॉट का कर्व बनाना चाहते हैं तो दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स, साफ दिखाई देता है, और स्लोप हमारा अगर आप के साथ ए नॉट के साथ बना रहे हैं तो स्लोप आपका 1/2 के बराबर होगा। तो एक इस लीनियर इक्वेशन होगी, दिस इज जस्ट लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स। समझ रहे हो बात को? दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। तो अगर आप टी हाफ का और ए नॉट का ग्राफ बनाते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी जिसका स्लोप 1/2 के बराबर होगा, और इन सब पर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं, जैसा कि अभी बात हुई थी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू टाइम, तो अभी तुमने बोला ये कि ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर, ये वाई एक्सिस है और ये एम एक्स के बराबर है। तो दिस अगेन ओरिजिन से पास होने वाला आदमी, स्लोप कितना होगा? के।
सिमिलरली अगर एटी और इसका बनाए जो अभी तुमने बनाया था, ये पॉइंट होगा जहां पर ए की एटी का पूरा बचा हुआ अमाउंट ए नॉट होगा, और ये वो टाइम होगा जिस टाइम पर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और वो टाइम जब ये पूरी तरह से खत्म होगा वो क्या होगा, तो ए नॉट माइनस एटी इज इक्वल टू के टी। अगर मैं ये लिखता हूं फॉर टी 100%, 100% का मतलब है एटी खत्म हो जाएगा पूरा, सॉरी ए जो है पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर ए पूरा खत्म हो गया तो एटी बचेगा ही नहीं, 80 इज द लेफ्ट अमाउंट, वो जीरो हो जाएगा। तो आप वैल्यू निकालिए, उससे अगर आप टी 100% निकालते हैं तो दिस इज जीरो, सो दिस टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। इस टी की वैल्यू ए नॉट बाई के आ जाए, यानी ये अगर आप 100% कंप्लीशन टाइम निकालना चाहते हैं तो वो ए नॉट बाई के बराबर है। तो सिंपल सी रिएक्शन है। इसी तरह से अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, बिल्कुल सेम है सर। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, सपोज ए गिव्स प्रोडक्ट, तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो मुझे पता है दिस इज माइनस डी ए, दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। सर ये आपका डिफरेंशियल रेट लॉ है, और इसी डिफरेंशियल रेट लॉ को अगर आप इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट कर दें तो आपको फिर एक नया एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो अभी आपने जीरो ऑर्डर के लिए देखा था। तो अगर आप इसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दिस इज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी। बस अब आप इंटीग्रेट कर दिए। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स क्या रखेंगे, जीरो टाइम पर ए कितना है, ए नॉट, टी टाइम के बाद ए कितना है, ए टी, जैसे होता था। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये बन रहा है, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन। तो इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एक्सप्रेशन को यूज करके आप किसी भी तरह से टी हाफ निकाल सकते हैं। अब जैसे आप टी हाफ भी मान लो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, सर टी हाफ अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फॉर टी हाफ अभी निकाला था हमने, फॉर टी हाफ क्या रखेंगे, ए टी की वैल्यू, बची हुई वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आधी। टी हाफ का मतलब 50% खत्म, तो बचा कितना, आधा। तो अब आप 80 की जगह हाफ डाल दीजिए। तो जैसे ही आप 80 की जगह हाफ डालेंगे तो जो टी हाफ की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एल एन 2 बाई के, अगर आप ऊपर डालते हैं, और नहीं तो अगर वैल्यू पुट करते हैं तो दिस इज 0.693 बाई के, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी इनिशियल अमाउंट आपने ज्यादा ले लिया तो भी ठीक है, कम ले लिया तो भी ले लिया तो भी ठीक है, उस अमाउंट का जितना भी आपने लिया है उस अमाउंट का आधा अमाउंट होने में फिक्स टाइम लगेगा। यानी अगर आपने इतना ले लिया तो इतना अमाउंट आधा होने में 10 मिनट लगे, तो अगर आप इतना ले लेते तो इसका भी आधा होने में 10 मिनट ही लगते। यानी जितना भी अमाउंट ले लें आप ले लीजिए, उसका आधा होने में टाइम फिक्स लगेगा। दैट इज टी हाफ वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। क्लियर? तो ये भी बड़ा सिंपल सा केस है, और इसी में आप और भी बहुत सारे रिलेशंस याद कर सकते हैं। जैसे कि अभी तुमने जैसे याद किया कि अगर मैं टी 75% निकालना चाहूं तो आप खुद भी डिराइव करके देख सकते हैं, इट इज 2 टाइम्स टी हाफ। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपने टी 87.5% निकाला तो ये आप डिराइव करके देख सकते हैं, दिस इज 3 टी हाफ। समझ रहे? इसी तरह से अगर आपने टी 93.75% निकाला, सो दिस इज इक्वल टू 4 टी हाफ। ये कर सकते हैं, मतलब आप खुद भी ये चीज डिराइव कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने टी 99.9% निकाला तो दिस इज 10 टी हाफ। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जिन रिलेशंस को आप निकाल भी सकते हैं और इनको चाहे तो सीधे याद कर सकते हैं, क्योंकि जेई ने लगातार इन रिलेशंस पर हमसे सवाल बनाकर पूछे, है ना। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? यानी 75% खर्च कर दिया आपने, खर्च करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो 2 टी हाफ के बराबर होगा। हाँ समझ रहे हैं, वो 2 टी हाफ के बराबर होगा। तो इसी तरह से यहां पर भी है, जैसे आप मतलब थोड़ा सा अगर अपने आप समझोगे तो ये कुछ चीजें अपने आप डिराइव भी की जा सकती हैं, आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, इनको याद भी कर सकते हैं। चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसी तरह से ग्राफ्स के बारे में बात करें तो ग्राफ बड़े सीधे हैं। जो इक्वेशंस तुम्हारे सामने थे उन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली रिएक्शन के रेट को अगर कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करें तो जो ग्राफ बन रहा है बहुत सीधा सा ग्राफ है, एंड दिस इज स्लोप
जो होगा इसका वो के बराबर होगा। यानी अगर आप देखें तो मैंने जो ग्राफ बनाया है वो रेट ऑफ रिएक्शन जिसके बारे में अभी बात हुई, इट इज के इंटू ए, इसके बारे में ग्राफ बनाया गया। यही था हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ ऑब्वियसली सर एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट भी चेंज करेगा, तो कंसंट्रेशन चेंज होती जा रही है एंड रेट भी चेंज होता जा रहा है, और रिलेशन हमारी वो लीनियर रिलेशन है। ये बात समझ रहे हो। लेकिन अगर रेट और टाइम का कर्व बनाते हैं तब क्या होगा, तो सर अगर आप रेट और टाइम का कर्व बनाते हैं तो उस केस में फर्क है सर। टाइम के साथ अगर आप रेट कैलकुलेट करते हैं तो फर्क आएगा, क्योंकि टाइम के साथ जो ए है हमारा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो ए है ये ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी के बराबर, ये ए है हमारा। तो ये समझ में आ रहा है, जैसे अभी तुमने देखा था ए नॉट बाई एटी का एक्सप्रेशन तुमने डिराइव किया था इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में, तो उसमें ए की जो वैल्यू आ रही है एटी, वो ए नॉट इंटू ई रेज पावर माइनस के टी एक्सपोनेंशियल, यानी टाइम चेंज होगा तो इस एटी की वैल्यू चेंज होगी। तो रेट भी टाइम के साथ जो है वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। तो अगर आप रेट और टाइम का कर्व बनाते हैं तो एक एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। इसी तरह से अगर आपने एटी को टाइम के साथ प्लॉट किया तो अभी बात हुई हमारी एटी किसके बराबर है, यहीं पर लिख लेते हैं एटी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस के टी के बराबर है। तो साफ दिखाई देता है सर एटी भी हमारा एक्सपोनेंशियल वेरी करता है, तो उस एटी की वजह से ही हमारा रेट भी एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। तो जो एटी के साथ अगर टाइम का कर्व बनाए तो वो भी एक एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। इसी तरह से अगर ln 80 ले लेते तो ln 80 का टाइम के साथ कर्व बनाते तो ऑब्वियसली सर यहां पर ln 80 ले लेते, जो अभी आपने एक्सप्रेशन लिखा था अगर उसी को देखें तो उस एक्सप्रेशन से ln 80 को भी यहां से ln 80 और के टाइम का कर्व बनाया जा सकता है, एंड दिस शुड बी लीनियर इक्वेशन। आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं, दिस इज के टी इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस ln 80। अब आपको जिसका भी ग्राफ बनाना है तो ये हो जाएगा ln 80, वाई एक्सिस ले लेते हैं तो ये उधर चला जाएगा, एंड दिस इज ln a नॉट माइनस के टी। तो अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन, दिस इज y एंड दिस इज c एंड दिस इज mx। तो आप चाहें तो देख सकते हैं ln 80 और टाइम का कर्व बनाएंगे तो स्लोप माइनस के आएगा, इंटरसेप्ट ln a नॉट निकल के आएगा, वही जो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वही यहां पर भी है ln 80, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसका स्लोप माइनस के निकल के आएगा और इंटरसेप्ट हमारा ln a नॉट के बराबर निकल के आएगा, दैट OA वैल्यू इज इक्वल टू ln a नॉट। क्लियर, समझ में आया। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं ln a नॉट बाई 80 पूरा ही ले लेता हूं, तो अभी तुमने देखा ln a नॉट बाई 80 का कर्व, तो के टी की वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज ln a नॉट बाई 80। तो साफ दिखाई देता है कि अगर ln a नॉट बाई 80 का टाइम के साथ बनाते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू mx, जिसका स्लोप k के बराबर होगा, सिंपल सा ग्राफ बनेगा। और अगर t हाफ का a नॉट के साथ, तो अभी बात हुई थी t हाफ इज इंडिपेंडेंट, दिस t हाफ इज 0.693 बाई k, इसका a नॉट से कोई लेना देना नहीं है, सो दिस विल बी एन इंडिपेंडेंट ग्राफ। t हाफ इज कांस्टेंट, आप a नॉट को चेंज करिए नहीं करिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो ये सिंपल से केसेस थे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए निकाले जा सकते हैं। अब अगर बात आती है हम किसी रिएक्शंस के ऑर्डर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सीधा सा मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आप मेथड बात करें तो यूनिट होना चाहिए, जैसा कि अभी शुरू में बात हुई थी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी होना चाहिए। तीसरा जो होगा वो हाफ लाइफ की मदद से भी निकालना चाहिए, हाफ लाइफ मेथड कुछ लग सकता है। और भी आप चाहें तो मैकेनिज्म भी ले सकते हैं, मैकेनिज्म, रिएक्शन की मैकेनिज्म की मदद से भी आप ऑर्डर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक और हो सकता है कि सवाल में ऑर्डर खुद ही दे दे। तो ये 5 तरीके हैं जिसमें आप जो है ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड बड़ा क्लियर है, और जिसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए जाएंगे। अब जैसे ये है, ये हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है, तो साफ दिखाई देता है सर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में अभी जैसा आपने पहले भी बताया था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में अगर बात करें तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पहले ही डिफाइन हो चुका है कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट वो है कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन, और टाइम को सेकंड ले लें तो टाइम रेज टू पावर -1। कंसंट्रेशंस को लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर, है ना, सही है ना। तो मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन और टाइम रेज टू पावर -1। तो अगर और तमीज से लिखें तो दिस इज मोल्स रेज टू पावर 1 माइनस एन, लीटर ऊपर क्या तो लीटर रेज टू पावर n-1 और सेकंड रेज टू पावर -1। तो जो आपका ऑर्डर बन रहा है, जो रेट लॉ बन रहा है, जो यूनिट बन रही है वो ये बन रही है। तो अगर यूनिट ये बन रही है तो किस ऑर्डर की बन रही है, तो एक जनरल ऑर्डर की बात करें तो वो जनरल ऑर्डर हमारा ये।
अब इसी में अगर मान लो कुछ यूनिट वो बना के दे देता, जैसे हमारी यूनिट बन रही है सिर्फ सेकंड इनवर्स, तो इसका एन की वैल्यू 1 है, तो आप बता दीजिएगा कि ऑर्डर 1 है, तो आप और यूनिट को देखकर भी के की यूनिट को देखकर भी ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे सकता है वो आपको, और उन एक्सपेरिमेंट्स को यूज करके आप ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर भी दिखाई दे रहा है, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है, एक्सपेरिमेंट 3। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि उसने, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को देखूं तो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में NO का अमाउंट कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन उसने Cl2 के अमाउंट को डबल कर दिया। तो अगर उसने Cl2 के अमाउंट को डबल कर दिया तो रेट भी डबल हो गया, बात तो सही। इसका मतलब ये हुआ सर, जो रेट लॉ आप लिख रहे हैं वो रेट लॉ क्या होना चाहिए, द रेट इज इक्वल टू K इंटू NO इंटू Cl2 रेज टू पावर A एंड B। अब साफ समझ में आता है, NO कांस्टेंट है, Cl2 को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, यानी ये कांस्टेंट है, इसको डबल करने से ये भी डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ B की वैल्यू 1। यानी एक्सपेरिमेंट 1 और 2 क्या कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 क्या कह रहे हैं कि B की वैल्यू 1। क्लियर है, B की वैल्यू 1 का मतलब अगर ये 2 होगा तो 2 इंटू 2 की पावर 1, 3 होता तो 3 गुना, 4 होता तो 4 गुना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, रेट जो है वो सीधे सीधे Cl2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, Cl2 को दुगना करने से रेट भी दुगना हो रहा है, दैट मींस B की वैल्यू 1। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए मैंने इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया, यानी Cl2 को कांस्टेंट कर दिया। दिस इज एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3। अब इसमें मैंने NO को डबल कर दिया 0.1 से 0.2, तो अगर आप NO को डबल करते हैं तो रेट आपका 4 गुना हो रहा है, देख रहे हैं आप, रेट आपका 4 टाइम्स हो रहा है। यानी अगर मैं एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 लूं, एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3, तो ऐसे में साफ समझ में आता है A की वैल्यू 2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको दुगना करने से अगर रेट 4 गुना हो रहा है तो A की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ताकि 2 की पावर 2 4 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ सर, NO के रेस्पेक्ट में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और Cl2 के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3, तो दिस इज NO के रेस्पेक्ट में ये हमारी सेकंड ऑर्डर है। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3, बिल्कुल सीधा। क्लियर, यानी ओवरऑल रिएक्शन को देखकर आप एक्सपेरिमेंट्स को यूज करके ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह से मैकेनिज्म को देखकर अगर बात करें कि मैकेनिज्म को देखकर आप ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो दिस इज नेट रिएक्शन, ये जो लिखी गई है ये हमारी नेट रिएक्शन, और ये हमारे स्टेप्स हैं, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो आप स्टेप्स को देखकर यानी मैकेनिज्म को देखकर ऑर्डर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, तो तरीका ये है कि मैकेनिज्म को देखकर हम सबसे पहले उस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लेते हैं, और उसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते ही मुझे जो भी पावर में चढ़ा हुआ चीज दिखाई देती है, कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर दिखाई देती है, उनको जोड़कर ऑर्डर प्रिडिक्ट कर लेता हूं। तो उसका तरीका यह है कि जब भी कभी मैकेनिज्म दी जाए तो आप स्लोएस्ट स्टेप को पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ही किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जिस रेट से स्लो स्टेप चलता है उसी रेट से रिएक्शन चलती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, मैंने सबसे पहले स्लो स्टेप पकड़ा और मैंने सीधे सीधे लिख दिया रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, मान लीजिए इसका एक कांस्टेंट ले लेते हैं, रेट कांस्टेंट के, इसी इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए के इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। तो अगर इसका रेट कांस्टेंट आपका के, दिस इज स्लो स्टेप, तो दिस विल बी इक्वल टू के इंटू ए इंटू B2। ये फिक्स हो गया सर, ये है मेरा स्लो स्टेप का रेट। सर इसमें आपने पावर 1 और 1 क्यों लिखी है? क्यों? क्योंकि ये तो एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री में तो स्टोशियोमेट्री को देखकर पावर पता चल जाती है, ये 1 है, ये 1 है। एलिमेंट्री स्टेप में सब पता है, मैं तो हमने ये लिख दिया। लेकिन सर फिर भैया ये जो रेट आपने लॉ लिखा है ये इस रिएक्शन का रेट लॉ है, इस रिएक्शन का जो नेट रिएक्शन है उसके रेट लॉ में ये ए नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बताया था रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स दिखाई देते हैं या कभी कभार प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, कोई और नहीं दिखता। तो इस रिएक्शन के रेट लॉ में या तो A2 दिखेगा, B2 दिखेगा या AB दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। सर रेट लॉ में सर ये जो दिख रहा है ये गड़बड़, यानी आपने स्लोएस्ट स्टेप का रेट लॉ लिखा और आपने बोला स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट होगा वही नेट रिएक्शन का रेट होगा, लेकिन रेट लॉ सेम होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए है तो आपने ए दिखा दिया, लेकिन इसके अंदर ए नहीं है तो आपको इस ए को यहां से हटाना पड़ेगा, और इस ए को हटाने के लिए आपको ये इक्विलिब्रियम स्टेप प्रोवाइड किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज कैपिटल के, वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ए इंटू ए अपॉन A2। इससे आपको जो आदमी पसंद नहीं है, कौन नहीं पसंद है आपको? ए। सर दिस इज ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज के इंटू A2 का अंडर रूट। सर ये है ए की कंसंट्रेशन, मुझे ए की कंसंट्रेशन चाहिए थी, सर मुझे ए की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी और ये वैल्यू उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा। तो जैसे ही आप यहां पुट करेंगे तो अब आपका इस नेट रिएक्शन का जो रेट लॉ बनेगा वो बनेगा के इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट के। इसको अलग कर लेते हैं, दिस इज के इक्विलिब्रियम, है ना, इसको अलग कर लेते हैं। और अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा अंडर रूट ऑफ A2 दैट इज A2 की पावर हाफ, और B2 तो चल ही रहा था, दिस इज B2। सो दिस इज द रेट लॉ।
ये मिलाकर एक नया कांस्टेंट है, दिस इज सपोज के डैश, है ना। तो दिस इज A2 रेज टू पावर हाफ इनटू B2। तो अगर आप देख रहे हैं तो आपका रेट लॉ तैयार हो गया। और फिर मैंने क्या बताया था, ऑर्डर कैसे निकलता है, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो भी पावर है, उनको जोड़ दीजिए। तो अब आप ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या आ गया, हाफ प्लस 1, दैट इज 3/2। सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3/2। तो आप आसानी से इस रिएक्शन का ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, सब लोग समझ पा रहे हैं। तो बहुत सीधा सा खेल है, बहुत सीधा सा तरीका है, और इस तरीके को यूज करके आप किसी भी मैकेनिज्म को देखकर भी ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले स्लो स्टेप पकड़ा, स्लो स्टेप का रेट लॉ लिख दिया, उसमें जो आदमी आपको पसंद नहीं है, दैट इज एन इंटरमीडिएट, आपने उस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेप से निकाली और ऊपर दोबारा पुट कर दी, खत्म। तो मैंने एक ही कंसंट्रेशन निकालकर उसको ऊपर पुट कर दिया, और एक ही कंसंट्रेशन क्या आ रही है, √K × A2। इसको जैसे ही आप ऊपर पुट करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि एक आध फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी दिखती हैं जो देखने से फर्स्ट ऑर्डर लगती नहीं है, लेकिन वो होती फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज स्यूडो, धोखे वाली फर्स्ट ऑर्डर। तो जैसे इसको भी देखोगे तो इस रिएक्शन का भी अगर आप रेट लॉ लिखते हैं तो इस रिएक्शन के रेट में कौन कौन आना चाहिए सर, इसके रेट में सर एक तो ये एस्टर ही आना चाहिए, इथाइल इथेनोएट, हमारा ये एस्टर आना चाहिए। और कौन कौन आना चाहिए सर, और हमारा पानी आना चाहिए, बिल्कुल सही है, एस्टर भी आना चाहिए, बल्कि इसको ऐसे लिखता हूं, दिस इज K × H+ इंटू पानी भी आना चाहिए, और इंटू एस्टर भी आना चाहिए। जो आप ये, यानी देखने से ऐसा लगता है कि इस रिएक्शन में, इसके रेट लॉ में ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए, यानी देखने से ऐसा लगता है जैसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, समझ लो। लेकिन अब इसमें फिर वही वाली बात आती है, सर H+ तो हमारा कैटलिस्ट है, ये तो कांस्टेंट ही होगा, और पानी हमेशा एक्सेस में ही होता है, तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब हुआ ये तीनों मिलकर एक नए कांस्टेंट बन जाते हैं सर। यानी देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअली ये सब मिलकर क्या बन जाते हैं, एक नया कांस्टेंट, दैट इज रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, एंड दिस K डैश इज नोन एज एपरेंट रेट कांस्टेंट। ये एपरेंट रेट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, K × H+ इंटू H2O के बराबर। समझ रहे बात को। तो यानी देखने से अब समझ में आ रहा है सर, अब देखने से ये समझ में आ रहा है कि सर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, देखिए पावर में 1 है, सो दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस तरह से एस्टर्स की जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, इट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो देखने से वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं लगती, बट क्योंकि H+ कांस्टेंट और H2 एक्सेस में रहता है, जिसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहती है ऑलमोस्ट, तो ऐसे में एस्टर ही एक तरह से रेट को गवर्न करता है। एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पर असर पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि एपरेंट रेट कांस्टेंट और K के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा लेने से रेट पर क्या असर पड़ेगा। तो आप बता सकते हैं, अगर आपने H+ ज्यादा लिया तो साफ दिखाई देता है H+ के ज्यादा होने से K एपरेंट बढ़ जाएगा, और K एपरेंट बढ़ गया तो रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, तो ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा केस था। फिर एक यूनिक केस बनता है पैरेलल रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक यूनिक केस है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये कहते हैं कि एक रिएक्टेंट पैरेलली एक से ज्यादा लोगों में टूट रहा है। यानी जैसे सिंपल सा केस लेंगे, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है हमें। तो ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर ये पैरेलली दो लोगों में टूट रहा है और इसके इंडिविजुअल स्टेप्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, और ये ओवरऑल रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो ऐसे में एक चीज ही बोली जाती है कि जो हमारा नेट के आता है, ओवरऑल के नेट, वो इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट्स के सम के बराबर आता है, दैट इज K1 + K2। तो आप चाहें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, दिस इज समेशन ऑफ K। ठीक है, और दूसरी बात ये, क्योंकि K नेट की वैल्यू ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज ln2/T half, नेट रिएक्शन का T हाफ है ना, ओवरऑल T हाफ रिएक्शन का, इज इक्वल टू K1 को लिख सकते हैं ln2/T हाफ फर्स्ट रिएक्शन का, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, A से B वाली, प्लस ln2/T हाफ, ये कौन सी रिएक्शन है, A से C वाली। तो इसमें ln2 सब कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे होगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो T हाफ का भी एक रिलेशन आ रहा है। T हाफ का रिलेशन क्या है कि 1/T हाफ नेट जो बना आपका, ओवरऑल जो T हाफ है, वो 1/T हाफ ऑफ फर्स्ट स्टेप प्लस 1/T हाफ ऑफ
सेकेंड स्टेप से निकाला जा सकता है। तो ये सिंपल है। इस पर सवाल जे ने एक बार पूछा है मेंस लेवल पर भी, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है हमें जरूर ध्यान रखना है, पहली बात। यानी एक ये रिलेशन याद रखना है, एक ये रिलेशन याद रखना है। दूसरी एक बात और क्या याद कर सकते हैं, दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए ए जिस तरह से अभी मैंने लिखा कि वो बी में भी ब्रेक कर रहा है और साइमल्टेनियसली सी में भी टूट रहा है, तो ऐसे में मुझे ये भी याद रखना है कि बी और सी का जो मोलर रेशो है वो हमेशा K1/K2 के बराबर आएगा। समझे बात को? यानी अगर इन लोगों की स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बारे में बात नहीं की गई है, जो कि अभी लगता है नहीं करेगा वो, तो ऐसे में बी और सी का जो मोलर रेशो है वो हमेशा K1/K2 के बराबर आएगा। और अगर आप बी की परसेंटेज निकालना चाहते हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ बी, तो दिस ऑलवेज इक्वल टू K1/K1 प्लस K2। ये समझ लो, जो परसेंटेज निकल के आएगी K1/K1 प्लस K2 इंटू 100। और इसी तरह से परसेंटेज ऑफ C की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दिस इज K2/K1 प्लस K2 इंटू 100 से कैलकुलेट की गई। तो आप बी और सी की परसेंटेजेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैरेलल रिएक्शंस के लिए इतनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जेई ने हाफ लाइफ पे सवाल पूछा है तो बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हो सकता है इस साल जो है वो हमसे बी और सी की परसेंटेज से रिलेट करके कुछ बात कर ले, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सीधा सा केस है, इसमें कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं है, सिंपल तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। nth ऑर्डर के लिए बहुत आसान है सर, अब तो सारे लॉ लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ए से गिव्स प्रोडक्ट, ये हमारी nth ऑर्डर रिएक्शन, सपोज दिस इज nth ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये nth ऑर्डर रिएक्शन आपको कैसे पता चला? मुझे इसलिए पता चला क्योंकि आपने बताया है इस रिएक्शन का जो रेट है वो k इंटू ए की पावर n के बराबर। खत्म हो गया, आपने बता दिया तो ऑर्डर पता चल गया। सो दिस इज nth ऑर्डर रिएक्शन। तो इस nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अगर आप इसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करें तो दिस इज माइनस da/dt विच शुड बी इक्वल टू k इंटू ए की पावर n। इंटीग्रेट करने के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं, माइनस da/a रेज टू पावर n इज इक्वल टू k dt। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, 0 टाइम पर a नॉट है और t टाइम पर ये at है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग रेट लॉ ये कहता है कि kt इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करने के बाद 1/n-1 1/at रेज टू पावर n-1 माइनस 1/a0 रेज टू पावर n-1 आफ्टर इंटीग्रेशन देखने को मिलता। दिस इज जनरल रिलेशन। अब इस जनरल रिलेशन से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं कि सर n की वैल्यू 2 रखेंगे क्या होगा, 3 रखेंगे, तो फिर भाई ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर खेलते रहिए आप, कुछ भी करना है करते रहिए। तो अगर मैं इस जनरल रिलेशन से टी हाफ निकालना चाहूं तो फॉर टी हाफ, जनरल बात कर रहा हूं, फॉर जनरल टी हाफ, तो टी हाफ एटी की वैल्यू तुम्हें पता है, टी हाफ के लिए एटी a0/2 होता। तो अगर मैं यहां पर एटी की जगह a0/2 पुट कर दूं तो जो टी हाफ की वैल्यू निकल के आती है वो टी हाफ जो जनरल निकल के आएगा वैल्यू पुट करने के बाद, इट इज 2 रेज पर n-1 अपॉन a0 रेज टू पावर n-1 इंटू k n-1। यानी अल्टीमेटली जो टी हाफ की वैल्यू निकल के आती वो ये एक्सप्रेशन बनता। और इस एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 रेज टू पावर n-1। यानी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो a0 का टर्म ही नहीं आएगा, और अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। दैट मींस a0 बढ़ेगा, टी हाफ घटेगा। तो यानी इस तरह से भी टी हाफ को देखकर ऑर्डर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि भाई साहब एक रिएक्शन जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो टी हाफ आधा हो गया। तो अगर टी हाफ आधा हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि आप किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो ये एक सिंपल सा केस है जिस पर सवाल जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सब लोग जो है इसको भी थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे, बल्कि मैं तो यही कहूंगा एक बार जो है इनको समझने की भी कोशिश करना कि बहुत सीधे तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अभी इन्हीं के ऊपर मान लीजिए अगर उसने कुछ ग्राफ बनाने के लिए कहा कि भाई ऐसा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर, तो आप कर सकते हैं सर। अब तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और कंसंट्रेशन सर, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि जो रेट है आपका इट इज k इंटू ए की पावर 2, ये सेकंड ऑर्डर हो गया। और अगर यही थर्ड ऑर्डर होता तो रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर 3। तो अगर आप कंसंट्रेशन स्क्वायर के साथ बना रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ये एक लीनियर इक्वेशन ही बन रही है। इसमें क्या सोचना है सर, दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन। ये ऐसे मस्त इक्वेशन तैयार। ऐसे ही यहां पर भी सर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है? टी हाफ के साथ अगर आप बनाना चाहते हैं 1/a0 का कर्व, तो अभी बात हुई थी हमारी सर 1/a0 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a0 दुगना टी हाफ आधा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी। ये भी बिल्कुल सीधा समझ में आता है। और इसी तरह से 1/a0 स्क्वायर के साथ आप इक्वेशन लिख सकते हैं और इक्वेशन को देख भी सकते हैं। यहीं पर देखिए, अगर मैं टी हाफ की वैल्यू करता हूं तो टी हाफ की वैल्यू ये आती।
तो एक केस में सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो 1/a0 बनेगा लीनियर इक्वेशन, और अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो 1/a0 स्क्वायर बनेगा। तो आप टी हाफ के साथ अगर 1/a0 या 1/a0 स्क्वायर का कर्व बनाते हैं तो इट शुड बी अ लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से अगर मान लीजिए 1/80 के साथ टाइम का कर्व बनाते हैं सेकंड ऑर्डर में, तो अभी तुमने रिलेशन देखा था, रिलेशन क्या था, रिलेशन था 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ऐसे में जो ग्राफ बनेगा वो दिखाई दे रहा है सर 1/80 y हो गया, और दिस इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन, और इस लीनियर इक्वेशन में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा सर, जिसका जो इंटरसेप्ट होगा वो 1/a0 से निकाल लिया जाएगा सर। दिस शुड बी योर इंटरसेप्ट। क्लियर है, ये आपका इंटरसेप्ट बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1/a0। क्लियर है, सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो बहुत सीधा सा रिलेशन है जो ये काम किया जा सकता है। और जो स्लोप निकल के आएगा वो स्लोप क्या निकल के आएगा, आप इक्वेशन अपने हिसाब से देखिएगा, जो स्लोप निकल के आएगा वो दिखाई दे रहा है दिस इज इक्वल टू K। सिमिलरली अगर यहां पर भी आप बनाते हैं तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसा ही निकल के आने वाला है, बस फर्क इतने वाला आने वाला है कि जो स्लोप निकल के आएगा आप चेक करिएगा, वो स्लोप निकल के आएगा 2K के बराबर। क्लियर है, और ये जो इंटरसेप्ट आएगा ये किसके बराबर होगा, ये 1/a0 स्क्वायर के बराबर। क्लियर, समझ लो बात को। तो बहुत सीधा है, आसानी से ये काम किया जा सकता है क्योंकि आपके पास एक जनरल रिलेशन मिल चुका है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो बिल्कुल सीधा सा पॉइंट है। कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर बात कर सकते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आगे आती है, तो हमें पता होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है रिएक्टेंट्स के पास अपनी खुद एनर्जी, लेकिन उनको प्रोडक्ट के पास जाना है तो उसको ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। ये पहाड़ चढ़ने के लिए इन रिएक्टेंट्स को इस पहाड़ तक पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। यानी रिएक्टेंट्स को पहाड़ तक पहुंचाने के लिए, यानी रिएक्टेंट्स की अपनी कुछ एनर्जी है, लेकिन इस थ्रेशोल्ड बैरियर को, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, इस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि टेम्परेचर को मैनेज करके या फिर कुछ और जुगाड़बाजी करके उसको दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर रिएक्टेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की गई है ताकि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके, जिसको आप थ्रेशोल्ड बैरियर कहते हैं। दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, तो बहुत आसान सा है। और इसी में अगर मान लीजिए कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो थोड़ा सा फर्क कर देता है, जैसे मैंने कहा कुछ जुगाड़बाजी करके। जुगाड़बाजी ये है कि भाई या तो आप टेम्परेचर ही बढ़ा देते तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी अपने आप पहाड़ को क्रॉस कर जाती। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहते हैं सपोज, तो आप एक ऐसा आदमी डाल दीजिए जो पहाड़ को ही नीचा कर दे, यानी इस आदमी को अगर क्रॉस करना है तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती। लेकिन अगर आप इसके अंदर कैटलिस्ट डाल देंगे तो कैटलिस्ट इस रिएक्शन को एक नए पहाड़ से लेके जाएगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। आप समझ रहे हैं, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी दिस इज EA विदाउट कैटलिस्ट एंड दिस इज EA' विद कैटलिस्ट। और साफ दिखाई देता है कैटलिस्ट का काम क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा ताकि बहुत सारे लोग जो इतना ऊंचा पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं वो थोड़ा छोटा पहाड़ चढ़ सके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। इसका मतलब ये हुआ अब प्रोडक्ट के रेट जो है बनने का वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब और भी लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे अरे यार हम भी चढ़ जाएंगे, क्योंकि अब वो पहाड़ नीचे आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो कैटलिस्ट का, पॉजिटिव कैटलिस्ट का जनरली यही रोल हमें दिखाई देता है। जहां तक कोलिजन थ्योरी का सवाल है, बहुत साफ दिखाई दे रहा है। कोलिजन थ्योरी के लिए कहा जाता है कि प्रोडक्ट जो बनते हैं वो प्रोडक्ट कोलिजन के दौरान बनते हैं, लेकिन हर कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा ये जरूरी नहीं। आपको किस तरह के कोलिजन की जरूरत पड़ती है, सर मुझे इफेक्टिव कोलिजन की जरूरत पड़ती है, और ये इफेक्टिव वर्ड दो लोगों से मिलकर बना होता है, वो है एक सफिशिएंट एनर्जी और एक है प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी जब कभी भी कोलिजन एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होगा तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर मैंने ग्राफ, एक डायग्राम बनाया है, यहां पर एनर्जी को समझाने की कोशिश की गई है कि अगर हमारी एनर्जी जो कोलिजन हो रहा है, अगर इन लोगों की एनर्जी कोलाइड करते वक्त उस एनर्जी से कम है जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, दैट इज वो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने लायक एनर्जी अगर नहीं है, तो ऐसे में सर ये आदमी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। यानी अगर एनर्जी आपकी कम है तो ऐसे में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट बन सकता है। यानी आप आपस में कोलाइड तो कर रहे हैं, ये तो ठीक है सर, आपका आपस में कोलिजन तो दिखाई दे रहा है और ये कोलिजन मुझे अच्छा इफेक्टिव भी दिखाई दे रहा है, दोनों आपस में हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन सर ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कोलाइड करते वक्त आपकी एनर्जी कितनी है। यानी दोनों फैक्टर चाहिए, एक तो एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी प्रोडक्ट नहीं बने। तो मैंने यहां पर जो डायग्राम दिखाया वो ये है, हालांकि बहुत क्लियर डायग्राम नहीं दिख रहा है, यहां पर जो डायग्राम दिखाया गया वो ये है कि ये दोनों लोग आपस में हेड ऑन टकरा रहे हैं। लेकिन केस क्या बनाए हैं, एक बार टकराते वक्त इनकी एनर्जी कम है और एक बार टकराते वक्त इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो जब एनर्जी उस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने लायक एनर्जी से ज्यादा है तब तो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर नहीं है तो ये चुपचाप एक दूसरे के साथ अलग हो जाएंगे। ये ए और बी टक्कर मार रहे थे, ए और बी फिर से अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर ये एनर्जी ज्यादा होती तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता। क्लियर है?
समझ में आई बात। इसी तरह से अगर मैं दूसरा केस बनाऊं सर, एनर्जी एनर्जी छोड़िए सर, आप जरा समझिए, क्या ये ओरिएंटेशन आपको प्रॉपर लगता है? सवाल ही नहीं है सर। ए टेढ़ा है सर, बी टेढ़ा है सर, ये टेढ़े मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो सर ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा सर। यानी ये जो दो लोग हैं जब ये आपस में कोलाइड करें तो इट कोलिजन शुड बी हेड ऑन। अगर कुछ ऐसे छूने छाने वाला कोलिजन हो रहा है, ऐसे छू छू के निकलने वाला, जो जिसको आप ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं सर, इट इज नॉट इफेक्टिव। समझ रहे हैं? यानी हाई एनर्जी के साथ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओरिएंटेशन सही नहीं है। क्या ये प्रोडक्ट को लीड करेगा? नहीं सर, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बात खत्म। यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर मुझे लग रहा है कि जैसे ये केस है, हाँ ये ले लेते हैं सर। यहां पर क्या ओरिएंटेशन करेक्ट है? हाँ सर, बिल्कुल सीधे सीधे टक्कर मार रहा है, ए और बी बिल्कुल साफ टक्कर मार रहा है। लेकिन सर यहां पर भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी लो है। अगर एनर्जी लो है तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ओरिएंटेशन ही अकेला वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर में ओरिएंटेशन के साथ साथ आपकी एनर्जी का भी फैक्टर इंक्लूड होना चाहिए। तो यहां पर देखिए कोलिजन भी इफेक्टिव हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन है, और साथ में लिखा गया है एनर्जी भी इनकी हाई है, यानी थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने लायक एनर्जी है। इसलिए यहां पर आपको सक्सेसफुल कोलिजन देखने को मिलेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक, आर्हेनियस साहब के हिसाब से भी अगर बात करें और एक जनरल बात करें तो एक जनरल इक्वेशन बनाई गई है जिसमें के की वैल्यू, जो रेट रिएक्शन का, वो ए इंटू ई रेस पावर माइनस ई बाय आर टी से डिफाइन किया गया है। जिसमें जो ए है इसके बारे में अगर छोटा सा डिस्कशन किया जाए तो ए के बारे में बोला जाता है दिस ए इज इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन, दैट इज कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम पर यूनिट सेकेंड जो भी कोलिजन हो रहा है दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन। और जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा बोल्ट्जमैन फैक्टर, इसे बोल्ट्जमैन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड बैरियर के बराबर या उससे ज्यादा है। यानी आप सोचिए, कोलिजन आपके पास बहुत सारे लेकिन एनर्जी कम है तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट तब बनेगा जब ये दोनों फैक्टर काम करेंगे। पहला, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, दूसरा एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए। ये दोनों मिलेंगे तो आपके रिएक्शन का रेट देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगर मैं इसी में दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लूं तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। दो अलग अलग टाइम पर, टेम्परेचर पर अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी रेट्स को डिफाइन करूं तो ln k1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी वन प्लस ln a, वही काम किया। और अगर ln k2 की बात करूं तो ये t2 टाइम आ जाएगा। इस रिएक्शन को देखकर भी एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं ln k और 1/t का कर्व खींचूं, दिस इज ln k एंड 1/t, तो जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो माइनस ई बाय आर से निकाला जाएगा। इसी तरह से अगर ln k की जगह log k का ग्राफ बनाया जाए, मान लीजिए अगर मैं log k और 1/t का कर्व बनाता हूं, log k और 1/t, तो जो कर्व बनेगा उसका जो स्लोप निकल के आएगा वो माइनस ई अपॉन 2.303 आर से निकाला जाएगा। ये भी एक तरीका है एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने का। आपको ln के 1/t का कर्व देकर स्लोप दे देगा, उस स्लोप को यूज करके आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। या फिर दो अलग अलग टेम्परेचर पर आपको रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू दे देगा। आप दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर रेट कांस्टेंट को यूज करके इस एक्सप्रेशन की मदद से आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। मेंस लेवल पर इस पर सवाल बनाने के चांसेस थोड़े से कम है, हालांकि बनते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अदरवाइज क्या है, दो टेम्परेचर है T1 T2, वो आपको दे देगा, K1 K2 दे देगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा। कुल मिला के देखो तो 5 वेरिएबल्स हैं यार, K1 K2 EA T1 T2। आप इनमें से 4 दे दीजिएगा, 5वां पूछ लीजिएगा। अब कौन से 4 आपको देने वो दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन की गई थी। कोलिजन थ्योरी भी कुछ कुछ यही है जो आर्हेनियस के बारे में, जो आर्हेनियस की इक्वेशन है बिल्कुल उसी से मिलती जुलती। अगर मैं दोनों बातों को कंपेयर करूं तो वो यही कहता है कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि जो इक्वेशन है वो यही है, ये वाला जो हमारा फैक्टर है ये हमारा एनर्जी वाला फैक्टर है, और ये वाला जो फैक्टर है ये हमारा ओरिएंटेशन। यही हमारी कोलिजन थ्योरी थी, ओरिएंटेशन मस्त होना चाहिए, एनर्जी के साथ होना चाहिए। यही चीज आर्हेनियस इक्वेशन में भी बोली गई थी। इनको अगर आपस में कंपेयर करें और ध्यान रखें तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। Z जो है वो मेरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी और P मेरा प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो अगर मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी वो कोलिजन जो हेड ऑन हो रहे हैं उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इफेक्टिव कोलिजन मिलेंगे। यानी दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले कोलिजन्स ये हैं और साथ ही साथ एनर्जी के साथ वाले ये हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो ए की वैल्यू पीजेड के बराबर है, यानी जो हमारा आर्हेनियस कांस्टेंट है ए या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है उसकी वैल्यू हमारी प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी से निकाली जाती है। अगर आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालना हो तो आपको आर्हेनियस फैक्टर को फ्रीक्वेंसी फैक्टर कोलिजन फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये एक आखिरी पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट था जिस पर जेई सवाल बनाता है। क्लियर है? तो मुझे ऐसा लगता है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एडवांस लेवल पर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है, मेंस लेवल पर बातें जितनी तुमने की हैं उतनी ही सफिशिएंट रहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है एक सिंपल सा चैप्टर था, एक अच्छा रिवीजन है, लेकिन इससे काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपको सवालों की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इनके साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जैसे तुमने देखा ऑर्डर को प्रिडिक्ट करने के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड है, कम से कम जेई ने 20 बार ये सवाल बनाए हैं, तो उन 20 सवालों की प्रैक्टिस कर ली। या फिर यूनिट को देखकर भी रेट ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कम से कम 10 बार सवाल बनाए गए, उन सवालों की प्रैक्टिस कर ली। सर इसी तरह से सर मैकेनिज्म वेरिफिकेशन ने जेई पर सवाल बनाया, जो हमने जेई ने सवाल बनाया जिस पर जो हमने देखा। आर्हेनियस की इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जीज को लेकर सवाल बनाए गए, इक्वेशन आपके सामने थी, आप उस इक्वेशन पर सवाल देखेंगे, दुनिया भर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। रेट्स को लेकर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस रेट या रिएक्शंस के रेट को लेकर भी सवाल बनाए जाते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करना, 80% कैलकुलेट करना, T90% कैलकुलेट करना, इस पर भी सवाल बनते हैं। तो अगर हर टॉपिक जो तुम्हें बताया गया है उस पर आप 10-10, 15-15 सवालों की प्रैक्टिस कर ले तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हर लेवल पर, चाहे वो बोर्ड्स लेवल हो, चाहे वो मेंस का लेवल या एडवांस लेवल। ठीक, चलिए तो इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।